वेलकम बैक स्टूडेंट। हम कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की सेल बायोलॉजी की बुक, और हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। आज से हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल स्टडी को शुरू करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल स्टूडेंट्स, यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करना चाहते हैं तो हमें कोई प्रोकैरियोटिक सेल को लेना पड़ेगा, यानी प्रोकैरियोटिक सेल से निर्मित कोई जो जीव हैं उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के रूप में होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं और माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि इन सभी का हम स्ट्रक्चरल रूप से अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इन तीनों का हम बारी बारी से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन सबसे पहले इस बैक्टीरिया को देखने का श्रेय किसने प्राप्त किया था? इसे प्राप्त किया था एंटोनी ल्यूवेनहोक ने। एंटोनी ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था। तो एंटोनी ल्यूवेनहोक ने ये बैक्टीरिया देखा कहाँ था? ये इसने क्या किया कि इसने अपने टीथ का मैल निकाला और उस मैल को माइक्रोस्कोप में देखा। तो माइक्रोस्कोप में जब देखा तो इसे छोटे छोटे जीव नजर आए और इन जीवों को इसने एक नाम दिया था जिसे इसने कहा था एनिमल्क्यूल कहा था। क्या कहा था? एनिमल्क्यूल कहा था। यानी कि ल्यूवेनहोक ने अपने टीथ का मेल निकाला और माइक्रोस्कोप में देखा, और माइक्रोस्कोप में इसे क्या नज़र आया? उसमें छोटे छोटे जीव नज़र आए और इन छोटे छोटे जीवों को इसने क्या कहा था? एनिमल्क्यूल नाम दिया था। लेकिन बाद में इस बैक्टीरिया का डिटेल अध्ययन करके जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इस एनिमल्क्यूल को क्या कहा भी? इस एनिमल्क्यूल को बैक्टीरिया कहा। क्या कहा? बैक्टीरिया कहा और एक जीनस का प्रतिस्थापित किया, यानी बैक्टीरिया वंश का भी इसने क्या किया? एक प्रतिस्थापन किया। लेकिन धीरे धीरे इसका स्टडी होती गई और ये पता लगाया गया कि ये बैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं और क्या इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसकी स्टडी करते करते ये पता चला कि अनेक जो रोग होते हैं वो बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं। अनेक जो रोग होते हैं वो बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं। और ये डिटेल स्टडी की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? रॉबर्ट कोच नामक एक वैज्ञानिक था। उसने बैक्टीरिया की डिटेल स्टडी की और ये बताया कि अनेक रोगों के कारक क्या होते हैं? बैक्टीरिया ही होते हैं। इसलिए उसने क्या दी? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। उसने डिजीज़ की क्या दी?
एक जर्म थ्योरी दी, यानी कि उसने जो सिद्धांत दिया इसे कोच अवधारणा या रोगों की कीटाणु द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। कीटाणु द्वारा रोगों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये तो थी बैक्टीरिया की खोज के बारे में, इसके नाम के बारे में, आदि के बारे में। अब हम बैक्टीरिया की यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की आगे की स्टडी करते हैं। तो देखिए, आगे की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया, इसकी विशेषता क्या होती है, यानी कि बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ ए बैक्टीरिया, क्या जनरल कैरेक्टर के आधार पर हम बता सकते हैं कि वास्तव में ही ये जो बैक्टीरिया हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। वास्तव में ये बैक्टीरिया है जो एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। देखिए इसके जनरल कैरेक्टर क्या क्या हैं। बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये इस पृथ्वी पर सभी जगह पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सभी जगह, यानी कि ये जल में, वायु में, यानी कि सब जगह ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। नंबर दो देखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल पाई जाती है, ये सेल वॉल, ठीक है। बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। ये जो सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है? म्यूरेमिक एसिड व पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। म्यूरेमिक एसिड व पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। यही हमने कल पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल में कि म्यूरेमिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया में भी यह म्यूरेमिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकेन की पाई जाती है। तीसरा पॉइंट देखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लेकिन ये फिर भी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। फोटोसिंथेसिस का जो कार्य करता है इसके लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। और इनके पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनके पिगमेंट को हम क्रोमेटोफोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमेटोफोर कहा जाता है, ठीक है। इनके पिगमेंट को क्रोमेटोफोर कहा जाता है। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल थी वो किस प्रकार की सेल होती है? हमने कल ही पढ़ा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो एक यूनिसेलुलर सेल होती है। अर्थात बैक्टीरिया को भी हम देखते हैं तो बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यदि हम बैक्टीरिया की संरचना देखते हैं तो बैक्टीरिया में यानी कि सुस्पष्ट जो न्यूक्लियस होता है उसका अभाव होता है। इसलिए इसी के न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। अब देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में डीएनए तो पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं पाया जाता है? नॉन स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। नॉन स्टोन प्रोटीन जो होती है इसमें क्या होती है? स्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है। अब देखिए, जो इसका डीएनए होता है यानी कि ये प्रोकैरियोटिक है, अर्थात इसका डीएनए कैसा होता है? इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है? अभी
इसका डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है। अब देखिए, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो इसमें 70S टाइप के होते हैं, यानी कि इसका जो बड़ा खंड 50 का और छोटा खंड है 30S का होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत से जो ऑर्गेनेली हैं उनका भी अभाव होता है, यानी कि इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम आदि का भी क्या होता है, इसमें अभाव होता है। अर्थात यदि हम बैक्टीरिया को देखते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर उसी प्रकार की संरचना होती है जिस प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इस बैक्टीरिया का जो आकार होता है वो आकार किस प्रकार से होता है? आकार किस प्रकार से होता है? देखिए, शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का आकार। बैक्टीरिया का आकार कैसे होता है? आकार के आधार पर जो बैक्टीरिया हैं वो इनकी जो आकृति है, अनेक प्रकार की आकृति क्या होती है? पाई जाती है। अनेक प्रकार की आकृति कैसी होती है? सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसकी आकृति होती है बेसिलस होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? कोकस टाइप की भी होती है, कोकस टाइप की होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? हेलिकल या स्पाइरल भी होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया आकार में बेसिलस भी हो सकते हैं, कोकस भी होते हैं और हेलिकल भी होते हैं और स्पाइरल भी होते हैं। ठीक है, बेसिलस, कोकस। अब देखिए कि बेसिलस, कोकस आदि का अर्थ क्या है? बेसिलस, कोकस आदि का अर्थ है क्या है? ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिलस। बेसिलस का अर्थ होता है छड़। बेसिलस का अर्थ क्या होता है? छड़, यानी कि वे बैक्टीरिया जिनका आकार कैसे होता है? बिल्कुल छड़ के समान होता है। किस प्रकार से होता है? बैक्टीरिया का आकार छड़ के समान होता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? बेसिलस कहते हैं। बेसिलस, यदि देखो बेसिलस इस प्रकार का इनका आकार होगा, बिल्कुल छड़ के समान, बिल्कुल है छड़ के समान, तो इसे हम क्या कहेंगे? बेसिलस कहा जाता है। यानी कि ये छड़ एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और दो से अधिक भी ये छड़ हो सकती है। ठीक है, तो इसके आधार पर अब देखो, यदि इसके आधार पर जो बेसिलस है, बेसिलस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला देखो, पहला तो है डिप्लो बेसिलस, दूसरा है स्ट्रेप्टो बेसिलस। डिप्लो बेसिलस का अर्थ क्या होता है? कि डिप्लो का अर्थ होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जिसमें दो छड़ समान संरचना क्या होती है? आपस में जुड़ी रहती है। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें दो छड़ समान संरचना आपस में जुड़ी रहती है उसे क्या बोलते हैं? डिप्लोबैसिलस कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस क्या होता है? स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टो का अर्थ होता है चैन। स्ट्रेप्टो का अर्थ क्या होता है? चैन, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया
जिसमें छड़ से बनी हुई क्या पाई जाती है? चैन पाई जाती है। छड़ से बनी हुई चैन पाई जाती है, तो उसे क्या कहेंगे हम? स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस कोई भी क्या? स्ट्रेप्टोबैसिलस जो होते हैं वो स्ट्रेप्टोबैसिलस, बैसिलस जीवाणु, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्ट्रेप्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। ठीक है, ये तो बात थी बैसिलस स्ट्रक्चर की बात थी। अब दूसरी बात कर लेते हैं, हम कोकस की बात कर लेते हैं। कोकस की बात है कर लेते हैं। कोकस के आधार पर देखो सेकंड स्ट्रक्चर क्या है इसकी? कोकस सेकंड क्या है? कोकस। कोकस का अर्थ होता है, कोकस का अर्थ होता है गोलाकार। कोकस का अर्थ क्या होता है? गोलाकार। ठीक है, अब देखो ये अगर गोला छोटा है तो इसे क्या कहेंगे हम? माइक्रोकोकस। क्या कहेंगे? माइक्रोकोकस। यदि बड़े गोलों के रूप में है तो इसे क्या कहेंगे हम? मैक्रोकोकस। तो इसे हम क्या कहेंगे? मैक्रोकोकस कहेंगे। छोटा गोला है तो माइक्रो और बड़ा है तो मैक्रोकोकस कहेंगे। अब देखो गोलों की संख्या के आधार पर ही इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डिप्लोकोकस। किसकी बात कर लेता हूँ? डिप्लोकोकस। डिप्लो का अर्थ क्या होता है? डिप्लो का अर्थ होता है दो। डिप्लो का अर्थ क्या होता है? दो। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो दो गोलों के रूप में पाए जाते हैं उन्हें डिप्लोकोकस कहा जाता है। और डिप्लोकोकस बैक्टीरिया का यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस है न्यूमोनी। यानी कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया होते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया होते हैं वो डिप्लॉइड गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं। अब डिप्लोकोकस के बाद इसमें दूसरी संरचना जो आती है वो दूसरी संरचना जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस कहलाती है। दूसरी संरचना क्या कहलाती है? स्ट्रेप्टोकोकस कहलाती है। स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लो के अंदर दो गोलों के रूप में थे और स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर जो बैक्टीरिया है वो तीन गोलों के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो तीन गोलों के रूप में यदि बैक्टीरिया का आकार मौजूद है तो इसे स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक एक बैक्टीरिया है जो इसमें तीन गोलों के समान संरचना पाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट संरचना आती है उसे हम ट्राइकोकस कहते हैं। सॉरी, ट्राई तो ये आ गया, टेट्राकोकस। नेक्स्ट तो क्या बोलते हैं हम? टेट्राकोकस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है टेट्राकोकस। टेट्राकोकस में क्या होता है? टेट्राकोकस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो चार गोलों के रूप में होते हैं। जो बैक्टीरिया होती है कितने गोलों के रूप में होते हैं? चार गोलों के रूप में जो होते हैं बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस
का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक बैक्टीरिया होता है नाइसेरिया। नाइसेरिया ये जो बैक्टीरिया है इसकी जो आकार है वो 4 गोलों के रूप में पाया जाता है, अतः इसे ट्राइकोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। और तीसरा बैसिलस कोकस, कोकस के अंदर डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राकोकस आ गया है। टेट्राकोकस के बाद अन्य इसका एक एग्जाम्पल और भी है, अन्य एक स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राकोकस। एक और होता है, हाँ एक होता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस का अर्थ क्या होता है कि बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस का अर्थ क्या होता है कि ऐसी संरचना जिसमें जो बैक्टीरिया है अंगूर के गुच्छों के समान पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया अंगूर के गुच्छों के समान पाए जाते हैं, ऐसी संरचना को स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है स्टेफाइलो ओरियस नामक बैक्टीरिया है। ये आकार में अंगूर के गुच्छे के समान पाए जाते हैं, आकार में अंगूर के गुच्छे के समान पाए जाते हैं। ठीक है, आकार में तीसरा आकार बैक्टीरिया का है, वो है हेलिकल या इसे क्या बोल दो स्पाइरल। ठीक है, यानी कि वे बैक्टीरिया जो किसके रूप में पाए जाते हैं, यानी कि इस प्रकार से सर्पिलाकार रूप से उनका आकार होता है, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, स्पाइरल या हेलिकल बैक्टीरिया कहा जाता है। स्पाइरल या हेलिकल बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक बैक्टीरिया का आकार और भी होता है, इसे हम इस आकार को इन तीनों से अलग ही आकार है, इसे हम बोलते हैं विब्रियो का अर्थ क्या होता है, कोमा के समान, अर्थात एक छड़ है जो आगे से क्या होती है, थोड़ी मुड़ी हुई होती है। इस प्रकार के आकार को हम क्या बोलते हैं, विब्रियो कहा जाता है। विब्रियो जो है, विब्रियो कोलेरी नाम आपने सुना होगा, विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया हैं वो इस प्रकार से कोमा के समान स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, अर्थात इन्हें विब्रियो बैक्टीरिया कहा जाता है। ये तो थी बैक्टीरिया के आकार के बारे में। अब बैक्टीरिया से संबंधित हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरिया का, नेक्स्ट टॉपिक है कि मूवमेंट इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में जो मूवमेंट होता है वो किस कारण से होता है। देखो, मूवमेंट के लिए हमें पता है कि 2 प्रकार के जो निम्न वर्ग के जीव होते हैं, उनमें 2 प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक तो होती है फ्लैजिला और दूसरे क्या होते हैं, सीलिया। यानी कि ये 2 प्रकार की स्ट्रक्चर है जो निम्न वर्ग के जीवों में क्या होते हैं, मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं। बैक्टीरिया में जो मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है, फ्लैजिला के
कारण होता है, यानी कि फ्लैजिला होती है, जबकि इसमें सीलिया के स्थान पर क्या होते हैं, इसके पिलाई होते हैं। पिलाई यानी कि सीलिया के समान ही इसके शरीर पर छोटे छोटे रोम के समान संरचना होती है। ये रोम के समान जो संरचना है, इसमें मूवमेंट के लिए तो कोई उत्तरदायी नहीं होती है, लेकिन इस बैक्टीरिया को किसी भी सबस्ट्रेट से चिपकने में सहायता करते हैं। और इसके अलावा आजकल आधुनिक अध्ययन के द्वारा ये पाया गया है कि बैक्टीरिया में वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है, लेकिन कॉन्जुगेशन के एक विधि है जिसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही मेल और फीमेल में जो अनुवांशिक पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और ये जो अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ये पिलई या सेक्स रोम के कारण ही संभव होता है। और पिलई या सेक्स रोम के द्वारा ये जो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है, ये संपन्न की जाती है। तो आज की क्लास का टाइम यही समाप्त होता है। तो ये जो टॉपिक है हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम आज बहुत कम है। तो कल इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, फ्लैजिला और सेक्स पिलाई के बारे में चर्चा करेंगे।